370 और 35 को मनसूख किया गया जम्मू कश्मीर से। किन लोगों का इसका फायदा हुआ और किन लोगों का इसमें नुकसान हुआ? किसको फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, तो खुली किताब होता है। 370 लेने के लिए तो 100 साल लगेंगे। मैं तब भी बोलता था, आज भी बोलूंगा, तो 100 साल लगेंगे भाई। उतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। इतना कोई भी पार्टी अगर बोलती है उनको बोलो खुलकर डिस्कस करें। हम तो बानिहाल में ही वेट करेंगे 370-35 के। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनते ही बैक टू बैक टेरर अटैक हुए, और वो चीफ मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी है वो एलजी साहब को देते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब होम मिनिस्टर पीएम से या फिर गृह मंत्री से मिलने के लिए गए हैं स्टेटहुड की बहाली। तलवार लेकर जाएंगे वहां पर कि भाई हम तलवार लेकर, ऐसे नहीं होता है। आपको हाथ जोड़ के ही जाना पड़ेगा। हमें देखना है हमारे बीच में कौन गलत कर रहा है, क्यों गलत कर रहा है। क्या आपको लगता है स्टेटहुड की बहाली के साथ साथ कुछ और खिचड़ी अंदर से पक रही है? सोचता हूँ ये दोनों उमर साहब या उनके वालिद साहब बहुत तेज है। शातिर मान लीजिए 370-35 की बिल अगर पास होती है तो आरएलजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी? कहाँ से पास होगी भाई? मेरा कोई एमएलए ऊपर है नहीं, तो हम सपोर्ट करें ना करें क्या फर्क पड़ता है? क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? सबसे बात छोड़ दीजिए, पहले कांग्रेस से सपोर्ट करवाए ना, मैं उनके साथ में खड़ा हो जाऊँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब को, उसने डिप्लोमेटिकली क्लियर बोला, जिसने लिया है वहां से मैं कैसे वापस मांगूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कहती है पहले हम स्टेटहुड पूरा वापस देंगे, उसके बाद 370-35 की बहाली के लिए लड़ेंगे। अगर ये बिल पास होती है, क्या मेरा सवाल है आपसे, आरएलजेपी इसका समर्थन करेगी? आरएलजेपी प्रैक्टिकल थिंग और फैक्ट्स फिगर्स को समर्थन सपोर्ट करती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाली बात है। ये लोगों के लिए भी धोखा है। आई डोंट टेक दीज थिंग्स सो सीरियस। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बारी अक्सर से अपनी जीत दर्ज की। जम्मू की अगर बात करें 29 सीटें भाजपा को मिली, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से दिया है। अब जिसके पास पावर्स आ गए नेचुरली, अगर उन्होंने दिया तो बहुत, मेरे हिसाब से तो ये पॉलिटिकल और बहुत मैच्योर्ड स्टेप है। जम्मू कश्मीर में कितनी सरकारें आई गई, लेकिन कश्मीरी पंडित के ऊपर जो है जबरदस्त सियासत खेली जाती है, खासकर चुनाव के टाइम। आप कश्मीरी पंडित को ही कोर्ट क्यों कर रहे हैं? सब कश्मीरियों के साथ सियासत की जाती है देश में। नहीं, अभी सियासत जो है सियासत कश्मीरी पंडित का एक पॉइंट था ना, हर एक के मैनिफेस्टो में 10-10 पॉइंट थे। आपने 9 पॉइंट के लिए तो बात ही नहीं की। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं यूनिटी डे के साथ। जी हां, देश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। हर साल इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि 70 साल तक बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हो सका था और जिसकी वजह थी जम्मू कश्मीर में धारा 370 की दीवार। लेकिन अब धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर में अब धारा 370 की कभी वापसी नहीं हो पाएगी। आर्टिकल 370 की वापसी समेत जम्मू कश्मीर के कई अहम मुद्दों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन और नेशनल जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ से बात की हमारे संवाददाता शौकत बेग ने। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनते ही फैक्ट पोस्ट की हमेशा ये कोशिश रही है ग्राउंड जीरो पे जाके ग्राउंड रिपोर्ट बनाकर आपके पास जो है फैक्ट चीजें पहुंचाए। कई सारे पॉलिटिकल लीडरान से हमने बात की, कई सारे जो है आम लोगों से हमने बात की, यानी फैक्ट पोस्ट की टीम जो है जम्मू कश्मीर में ग्राउंड रिपोर्ट अभी दे रही है। क्या 370 जब 370 और 35A को यहाँ पर उठाया गया, किन लोगों को इसका फायदा हुआ, किन लोगों को इसका नुकसान हुआ? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर इलेक्शन से पहले लोगों से कुछ वादे किए हैं, क्या वो पूरे होंगे? अगर पूरे होंगे तो किस हिस्से के तहत वो पूरे होंगे? या फिर लगातार सियासत अभी कश्मीरी पंडितों पे खेली जा रही है। हर एक सियासतदान जो भी अभी यहाँ पर फील्ड में आ रहा है, ये कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित को जो है कश्मीर में फिर से बसाएंगे, लेकिन जुबानी प्रैक्टिकल हमने देखा जब इलेक्शन खत्म होता है तो उनकी बात कोई नहीं करता है। इस zaman हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन और जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ जी। संजय सराफ जी, सबसे पहले खैर मकदम आपका करते हैं। थैंक यू। संजय सराफ साहब, आपसे समझना चाहेंगे, पहले 370 और 35 को मनसूख किया गया जम्मू कश्मीर से, आपसे समझना चाहेंगे किन लोगों का इसका फायदा हुआ और क्या फायदा हुआ और किन लोगों का इसमें नुकसान हुआ और किस प्रकार का नुकसान इसमें हुआ? देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं है। इलेक्शन में अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी ने इसकी बात की है, उससे उनको फायदा नहीं, ये लोगों को देखना होता है।
मैं तो पार्टी को नहीं बोलूंगा, पार्टी इलेक्शन के टाइम कुछ भी बोलती है, 10 चीजें बोलती है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। हर एक पार्टी चाहती है इलेक्शन के टाइम में अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंच जाए, अपना मैनिफेस्टो देती है। कोई बोलता है मैं आपके घर के बाहर में बाग बना दूंगा, कोई बोलता है मैं दरियाव निकालूंगा, नल के दे दूंगा, मैं पानी दूंगा। जो जो डिफिकल्टीज लोगों की है उन सब के बारे में बोली जाती है। और इन पर्टिकुलर जब 370-35 की बात उठी तो सब पार्टीज ने बोला, ऐसा नहीं है। पीडीपी ने भी आवाज उठाई, एनसी ने तो ऑटोमेटिकली बात की, मुजफ्फर शाह उसने भी उठाई, सब लोगों ने बात की। इसमें कोई मेरे को तो नहीं लगता है इसमें अब किसको फायदा हुआ क्या फायदा हुआ, तो खुली किताब है। इसमें अगर लोगों का अपना सब पढ़े लिखे, आजकल शेख साहब वाला टाइम तो है नहीं कि लोग अनपढ़ है उनको समझ नहीं आ रही है। उस वक्त लोगों को पता नहीं कि आज तो आपके पास छोटा यूनिवर्स आपके हाथ में है, गूगल है। आपको पता है 370 लेने के लिए आपके पास 263 एमपी चाहिए। ये तो मैं हर वक्त इलेक्शन में बोलता था। 263 एमपी चाहिए। 263 के साथ में उसके बाद जब लोअर हाउस में पास होगा, उसके बाद अपर हाउस में जाएगा राज्यसभा में, आपके वहां पर मेजॉरिटी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हिज हाईनेस ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। जब वहां से क्लियर होगा तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से आ जाएगा। ये तो 100 साल लगेंगे। मैं तब भी बोलता था, आज भी बोलूंगा, इसको 100 साल लगेंगे भाई, तब तक तो हमारा घास आया होगा यहाँ पर। तो भाई दैट वाज द ओनली मेजर रीजन जब हम इलेक्शन में लोगों को हकीकत बोलते थे। भाई ये उतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है, या जितना कोई भी पार्टी अगर बोलती है उनको बोलो खुलकर डिस्कस कर। आप लोगों के माध्यम से भी मैंने लास्ट टाइम भी बोला, जो जो बोलता है उनको बोलो मेरे साथ डिस्कस करें, हम भी उनको फॉलो करेंगे। हमने कहा था हम तो बानीहाल में ही वेट करेंगे 370-35 के लिए, क्योंकि हम भी सब पढ़े लिखे हैं, हमको सबको पता है 370-35 से कैसे। मैं तो इसमें आपके माध्यम से मुबारकबाद देता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब को, उसने डिप्लोमेटिकली क्लियर बोला, जिसने लिया है वहां से मैं कैसे वापस मांगूंगा। हाँ, बाकी सब चीज उनका एजेंडा रहा है स्टेटहुड का, वो हम सब लोग डिमांड कर रहे हैं, जो हमारा हक बनता है जम्मू कश्मीर के लोगों का। क्योंकि हर जगह यूटी से स्टेट बनाया जाता है, स्टेट से यूटी नहीं बनाया। वो मेरा हक है, वो मैंने हर वक्त डिमांड किया है, आपके माध्यम से भी हमने बोला है, सब चैनल्स के माध्यम से बोला, तब भी वही डिमांड करते थे, आज भी हमने बोला है कि इनके पास अब आगे इम्तिहान है, जहां पर 75,000 अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये है अपने डेली वेजर्स है। मैं तो उनको अनएम्प्लॉयड ही बोलूंगा जब उनका परमानेंट सेटलमेंट हुआ नहीं है, उनको पहले इनको देनी है। उसके साथ में 1 लाख बच्चों का इन्होंने बोला है अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग कवर अप करेंगे, रिक्रूटमेंट 1 लाख निकालेंगे। बाकी सब छोटी चीजें है, सड़क बिजली पानी मेरा हक है, वो तो कोई भी देता है। मेरे को ये सब चीजें चाहिए, मेरे को पीसफुल एटमॉस्फेयर वापस चाहिए, जो मेरे को पीसफुल एटमॉस्फेयर जिसकी वजह से यहाँ टूरिज्म आ रहा है। अब जिस तरीके से पीसफुल एटमॉस्फेयर, इस सब की चीजों के लिए मैं प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को कसूरवार नहीं मानूंगा, इसके लिए मैं अपनी आवाम को कसूरवार मानता हूं कि आज फिर क्यों स्टार्ट हो गया उन्हीं के सामने। तब भी आवाम ने सपोर्ट समर्थन दे दिया, एलजी साहब को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, पीएम को, और यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर को गया। पीसफुल एटमॉस्फेयर गवर्नमेंट ऊपर से हाथ रखेगा, उस छाते के नीचे हमें काम करना है ना, हमें देखना है हमारे बीच में कौन गलत कर रहा है, क्यों गलत कर रहा है, हमारे बच्चे को क्या चाहिए। हमारे यहाँ पर ड्रग माफिया का बहुत बड़ा क्लॉज है, उसको खत्म करने की जरूरत है, और वो चीफ मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके ऊपर काम, जब ड्रग माफिया खत्म होगा तब मेरा यूथ नौजवान आगे बढ़ेगा, तब कश्मीर बचेगा, जम्मू कश्मीर इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली बचेगा। तो इन सब चीजों के लिए काम करने की जरूरत है, और इन सब चीजों में कोई खर्चा पानी नहीं होना है, इन सब चीजों को चेकमेट करना है। जो जो इन्वॉल्व जहां पर है, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा अफसर हो, बड़े से बड़ा कोई भी इन्वॉल्व हो उसमें, उसको अंदर करके डायरेक्ट पीएस से लगाए। इन सब लोगों को जो ड्रग को आगे बढ़ाते हैं, ड्रग बच्चों को देते हैं, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के यूथ को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करना है, उनके अगेंस्ट पीएस से लगाना है। मैं तो नहीं समझता कोई भी पार्टी इसमें अपोज करेगी, ये सबसे बड़ा काम है। संजय जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनते ही बैक टू बैक टेरर अटैक हुए, जिसमें कल से लगातार अखनूर में और आज भी जो है वहां पर एनकाउंटर जारी है। तो किस दिशा में हम जा रहे हैं अभी? वो इलेक्शन से पहले भी हो रहा है। देखिए, जहां पर एक इस टाइप का एटमॉस्फेयर होता है, आज पंजाब में भी आप देखेंगे 50 साल के बाद 40 साल हो गए पंजाब की मिलिटेंसी को खत्म हुए। हम लोग को ये नहीं कहना चाहिए, अभी हकीकत में जुमा 8 दिन भी नहीं हो गए, तो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पोलिटिकल एक्टिविस्ट और पोलिटिकल लीडरशिप। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि हाँ जी अब इसको वो इसका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा गलत बात है। जो भी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं तो समझता हूँ कि अगर स्टेटहुड लेना चाहे, मैं अगर इनकी जगह होता मैं तो वो बोल देता कि स्टेटहुड मेरे को दे दो, उसमें कंडीशनल दे दो, सिक्योरिटी और सब कवर दे दो एलजी साहब के हाथ में, और आप बात बोलने वाले हो जाएंगे, बाकी सब डेवलपमेंट के काम मैं करूंगा। मैं अगर इनकी जगह होगा मैं तो ये डिमांड कर लेता स्टेटहुड में सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी है वो एलजी साहब को दे दो।
यू गॉट माई पॉइंट। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी सब मेरे को दे दो, आई नो हाउ टू हैंडल द स्टेट। डेवलपमेंट, विकास, रोजगार, ड्रग माफिया को खत्म करना, जो मैंने, क्योंकि जब यूटी के बाद इनको स्टेटहुड मिलेगा तो इनको जॉब परमानेंट करना है 75,000 को, तब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। संजय जी, रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब होम मिनिस्टर पीएम से या फिर गृह मंत्री से मिलने के लिए गए हैं स्टेटहुड की बहाली के लिए। क्या आपको लगता है स्टेटहुड की बहाली के साथ साथ कुछ और खिचड़ी अंदर से पक रही है इसमें? नहीं, खिचड़ी की क्या बात है, ये आप सब लोग क्यों गलत ले रहे हो? जो भी होम मिनिस्टर देश का है, प्रधानमंत्री देश का है, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको तो जाना है, एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है भाई, हर एक को जाना होता है उसमें। ये सब चीजें, यहाँ मैंने एक सीनियर लीडर का, उसने भी एक कमेंट किया था, यहाँ मामा भांजा मिलने गया, मैंने उसको बहुत सुनाया इस पर, नेट पर, वो ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि दैट डजंट मीन कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में आ गई तो हम सपोर्ट से। जो हकीकत है, जो फैक्ट्स फिगर्स है, उसके साथ बात करनी चाहिए। हर एक चीफ मिनिस्टर जो भी बनता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑनरेबल प्रधानमंत्री से मिलना, ऑनरेबल वहां पर मंत्रियों से मिलना, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलना। ये कोई नई बात थोड़ी ना है, देयर इज नथिंग न्यू। कल तक जो थे वो लोग भी मिलते थे, आज भी मिलेंगे, और कल जो आ जाएंगे 10 साल 5 साल के बाद वो भी मिलेंगे। ये सब झूठ है, गलत है। और कोई लोग अगर ये बोलता है देखो जी उससे मिलने गए, अरे क्यों नहीं मिलेगा? पीएम के पास जाएगा तब तो अपनी तकलीफ बताएगा, होम के पास जाएगा तब तो अपने स्टेट के बारे में बात करेगा, यूटी के बारे में बात। कल स्टेटहुड मिलेगा उसके बाद भी जाना है, ये कोई गलत बात। ये क्या तलवार लेकर जाएंगे वहां पर कि भाई हम तलवार लेकर? ऐसे नहीं होता है, आपको हाथ जोड़ के ही जाना पड़े। जो छोटा होता है, हम सब, यही स्टेट नहीं, हर एक स्टेट, चाहे वो एनडीए का हिस्सा है या नहीं है, हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर वहां जाता है, मिलता है और मिलना है। और जब कांग्रेस एट द हेलम ऑफ अफेयर्स थी, उनका प्रधानमंत्री था, तो बीजेपी के जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इवन कैबिनेट से आते थे, या चीफ मिनिस्टर्स की जब भी मीटिंग होती थी वो सब आते थे। इवन हमारे उस वक्त मोदी जी जब थे, वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, वो भी आते थे एज चीफ मिनिस्टर मिलने के लिए। तो उसका मतलब थोड़ी कि वो कांग्रेस में घुस गया, ये गलत बात है। आई डोंट टेक दीज थिंग्स सो सीरियस, बट एक कॉर्डियल रिलेशन रखना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों, उमर साहब या उनके वालिद साहब, बहुत तेज है, शातिर है पॉलिटिकली। हम लोग इन सब चीजों को बहुत ज्यादा उठाते थे, वो इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन में सब पार्टीज अपने अपने हिसाब से बोलती है। बट आज मैं हर एक को यही गुजारिश करूंगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हमें हमारे चीफ मिनिस्टर को, हमारी टीम को सपोर्ट समर्थन देना चाहिए। कम से कम हमें 5-6 महीने तो वेट करना चाहिए। हम अभी उठा के तलवारें निकालेंगे तो ये चीज ठीक नहीं है। आपने समर्थन की बात अभी की है, आपसे समझना चाहेंगे, मान लीजिए 370-35 की बिल अगर पास होती है तो आरएलजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी? अरे कहाँ से पास होगी भाई? मेरा कोई एमएलए ऊपर है नहीं, तो हम सपोर्ट करें ना करें क्या फर्क पड़ता है? इन सब चीजों को कौन सपोर्ट समर्थन करेगा? क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? सबसे बात छोड़ दीजिए, पहले कांग्रेस से सपोर्ट करवाए ना, मैं उनके साथ में खड़ा हो जाऊंगा। ये मैं आपको कुल कह रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कहती है पहले हम स्टेटहुड पूरा वापस देंगे, उसके बाद 370-35 की बहाली के लिए लड़ेंगे। अगर ये बिल पास होती है, क्या मेरा सवाल है आपसे, आरएलजेपी इसका समर्थन करेगी? आरएलजेपी प्रैक्टिकल थिंग और फैक्ट्स फिगर्स को समर्थन सपोर्ट करती है। यहाँ से बिलें बहुत पास हो गई, यहाँ से ग्रेटर अटानमी वाली बिल भी पास हो गई थी। अगर आपको पता नहीं है शायद, 96 में जब अटानमी की बिल दिल्ली भेजी थी, वो रोल करके वापस आ गई। ये सब चीजें देखिए, ये बचकानी हरकतें हैं। जब तक दिल्ली में आपके पास 263 एमपी लोकसभा में और राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट तैयार नहीं होंगे, तब तक 370 के लिए मेरे को लगता है ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाली बात है। ये लोगों के लिए भी धोखा है। अब इलेक्शन में क्या बोला, कैसे लिया वोट, उसको मैं जोड़ूंगा नहीं, लेकिन आज की डेट में मैं समझता हूं कि इनको इस बिल पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोगों के साथ जो वादे किए हैं इलेक्शन से पहले, जिस बलबूते पे अभी जिस तरह से आपने कहा कि वोट लिए है, क्या लगता है आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सारे वादे पूरे कर सकती है लोगों की? वो लोग और नेशनल कॉन्फ्रेंस देखे, गवर्नमेंट उनकी है। आपकी रिएक्शन इस पे जानना चाहेंगे। क्या मैं तो चाहूंगा कि गवर्नमेंट है, हम सबकी गवर्नमेंट है। आज वो चीफ मिनिस्टर हम सबका ही है, चाहे हम जीते या हारे, जो भी वोट आए दैट डजंट मैटर, बट वो मेरा भी चीफ मिनिस्टर, हम एक्सपेक्ट करेंगे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ, अपने लोगों के साथ, उससे पूरे स्टेट के साथ, यूटी के साथ वादे किए, तो हम तो चाहेंगे। इन पर्टिकुलर मैं तो चाहूंगा मेरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए भी जो वादे हुए हैं, रिटर्न रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी हुई है, उसमें हम लोगों को भी बुलाए, हम लोगों के साथ भी बैठे। हम लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ बैठ के वो सब बात करें। हम भी अपना व्यू पॉइंट, अपना आइडिया, जो हमारे पास ग्राउंड जीरो की एक्सपीरियंस है, हम भी वो शेयर करेंगे कि अगर कश्मीर पंडित यहाँ पर वापस आते हैं, किस तरीके से वो सेफ एंड साउंड रहेगी, जैसे हम लोग पिछले 30 साल से ग्राउंड जीरो पर काम करते। मैं तो चाहूंगा, मैं ही नहीं, जितने भी उसमें एक्टिवली कश्मीरी पंडित पॉजिटिव थॉट वाले हो, जम्मू में भी बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, सबको बैठा के बात करना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अब कदम बढ़ाना चाहिए हकीकत में,
कश्मीरी पंडित 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, ये कोई आज की ऐसा तो है नहीं कि कोई भी लेबर वेबर यहाँ पर आता है, उसने काम किया 6 महीने 8 महीने 10 साल 5 साल तो फिर वो रहा या नहीं रहा, दैट डजंट मैटर। कश्मीरी पंडित का आना, और बाग वही सबसे खूबसूरत रखता है जिस बाग में हर एक फूल खिलता है। अब एक ही फूल अगर खिलता रहे तो वो बाग कहाँ से खूबसूरत दिखेगा, और वो लगता है कि उस बाग का बागवान बेईमान है कि वो उस एक फूल को पानी देता है। हर एक फूल को पानी देना पड़ता है, तभी बाग की खूबसूरती भी दिखती है, तभी उस माहौल को भी नजर आता है। क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप अपनी जगह है, हम एक कश्मीर में रहते हैं जहाँ पीरों फकीरों साधु संतों ने हजारों साल तपस्या की है, इबादत की है, तब हमें ये जगह मिली है। तो यहाँ पर कश्मीरी पंडित के बगैर न तो कश्मीरी मुस्लिम खुश रह सकता है, न कश्मीरी पंडित मुस्लिम के बगैर खुश रह जम्मू सकता है। कश्मीर में कितनी सरकारें आई गई, लेकिन कश्मीरी पंडित के ऊपर जो है जबरदस्त सियासत खेली जाती है, खासकर चुनाव के टाइम। लेकिन कश्मीरी पंडित, ये कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित को कश्मीर में लाकर फिर बसाएंगे, लेकिन अभी तक वो जुमले जुबानी है, प्रैक्टिकल इसमें कुछ दिखाई नहीं। यानी ग्राउंड लेवल पे इसको बिल्कुल खारिज कर दिया गया चारों ओर से। आप कश्मीरी पंडित को ही कोट क्यों कर रहे हैं? सब कश्मीरियों के साथ सियासत की जाती है देश में। नहीं, अभी सियासत जो है कश्मीरी पंडित का एक पॉइंट था ना, हर एक के मैनिफेस्टो में 10-10 पॉइंट थे, आपने 9 पॉइंट के लिए तो बात ही नहीं की। अब खाली एक पॉइंट कश्मीरी पंडित भी वैसे ही हिस्सा है जैसे आप, जैसे मैं हूं यहाँ, मैं कश्मीरी पंडित, मैं कश्मीरी होने के नाते हम सब कश्मीरी एक परिवार है यहाँ पर। तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ में अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है उमर साहब की, और इसकी गवर्नमेंट की मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी अब इनकी है। ये कश्मीरी पंडित का रिटर्न रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी कैसे क्रिएट करे, कैसे बिठाए, कैसे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रखे। उसके साथ में जहां पर ऑलरेडी यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में भी रह रहे हैं, उनकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी का कैसे ध्यान रखा जाए। ये सब चीजें तो देखो, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, आज की प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ उमर साहब। तो ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सब चीजों के लिए, और इसमें वही पता लगेगा। हम लोग भी वेट करेंगे 4-5-6 महीने, 6 महीने तक अगर कुछ ऐसी बात नहीं उठती है तो हम भी अपनी आवाज उठाएंगे, बात करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। बट आई थिंक पर्सनली बीइंग I have been now in politics since last 25, 26, 27 years. So I don't feel it looks very immature अगर मैं आज ही उठते ही क्रिटिसाइज करूंगा, एक जो सड़क पर कोई घूमता है उसकी तरह बोलूंगा ये नहीं हो रहा है। You have to give him time. I will give him time. अगर लोग 2 महीना देंगे, मैं 6 महीने तक वेट करूंगा। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बारी अक्सर से अपनी जीत दर्ज की। जम्मू की अगर बात करें 29 सीटें भाजपा को मिली, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से दिया है, और अभी दरबार को रिवोक करने की बात भी हो रही है। कैसे इस सारे मसले को देख रहे हैं आप? अच्छी बात है भाई, जो पॉलिटिकल सेटअप में आ जाता है वो देखेगा दोनों खितों को चलाना है। अगर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट आया तो जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2-3 सीटें आएगी। एज कम्पेयर टू दैट बीजेपी को जम्मू में फुल फ्लेजेड आ गया, बट बीजेपी को कश्मीर में कुछ नहीं आया। अगर उनको भी आता, अगर उनकी गवर्नमेंट बनती तो हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर जम्मू का दे देते तो श्रीनगर का डिप्टी सीएम देते। तो अब जिसके पास पावर्स आ गए नेचुरली, अगर उन्होंने दिया तो बहुत, मेरे हिसाब से तो ये पॉलिटिकल और बहुत मैच्योर्ड स्टेप है, और इसको हमको सबको सराहना चाहिए कि अगर चीफ मिनिस्टर यहाँ का है तो डिप्टी सीएम जम्मू का। ये पहली बार है नहीं, ये तो हर वक्त होता था। कांग्रेस के टाइम में चीफ मिनिस्टर आजाद साहब थे तो तारा चंद डिप्टी सीएम थे, ये या मुजफ्फर बेग साहब भी चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम थे। तो ये सब चीजें तो ये मेरे को लगता है इट इज अ रूटीन प्रोसेस। हमारे यहाँ ये सब चीजें कंटिन्यूटी में हर वक्त चलती है, और ये मेरे को लगता है यही एक खूबसूरती है हमारे यूटी है। अब जो स्टेट बने, होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टेटहुड जल्दी मिल जाएगा, और जल्दी देना भी चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब को पावर्स मिलेंगे तब हम लोग बात करेंगे। आज की डेट में तो उस टाइप के पावर्स नहीं होते हैं यूटी गवर्नमेंट में। जब फुल फ्लेज्ड चीफ मिनिस्टर बनता है तो तब वो डिलीवर कर सकता है ग्राउंड से। संजय जी, फैक्ट पोस्ट को अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ आरएलजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन और नेशनल जनरल सेक्रेटरी संजय सलाब जी, जिन्होंने एक्सक्लूसिव फैक्ट पोस्ट से बात की। और फैक्ट पोस्ट की हमेशा ये कोशिश रहती है फैक्ट चीजें आप तक पहुंचाए, और ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से, डे 1 से हम फैक्ट पोस्ट के जरिए लोगों तक हकीकत पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन मंजूर पख्तून, शौकत बेग, फैक्ट पोस्ट सुनेंगे। तो जम्मू कश्मीर में अब धारा 370 की वापसी मुमकिन नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट।